चलिए, संविधान और इतिहास की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मैं रोज़ आता हूँ, इसी लाइन से शुरुआत करता हूँ। हमें टिके रहना चाहिए कुछ चीज़ों में। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन जो मूल है, जो आधार है प्रत्येक विकास का, उस आधार को, उस नींव को मजबूती से बने रहना चाहिए। तभी परिवर्तन भी आ सकता है, तभी निर्माण भी हो सकता है, विकास भी तभी संभव है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने उसी मजबूत आधार, दृढ़ संकल्प के साथ कि हम रोज़ पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, जो काम हाथ में लिया है उसे संपन्न करेंगे। मैं इसी नीति पर चलता हूँ। बिना विचलित हुए, बिना प्रभावित हुए जिस कार्य को शुरू करता हूँ उसे पूर्णतः समाप्त करता हूँ, तभी मैं किसी दूसरे कार्य की ओर बढ़ता हूँ। ये तरीका है, ये मेरा है। सबका अपना अपना होता है। आपके अपने तरीक़ों के लिए आपको शुभकामनाएँ, और उम्मीद यही रहती है कि सभी विकास करें, हम सब आगे बढ़ें। तो उसी उम्मीद के साथ आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक वाइंड अप किया प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे टाइटल लिखा है वो है प्लानिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। मेन एस्पेक्ट एग्रीकल्चर है, लेकिन उसको टारगेट यहाँ पर किया जाएगा लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से। ऑर्गेनिकली डेवलप करेंगे इस लेक्चर को पूरा एक एवोल्यूशनरी मैनर में। और मैं फिर चीज़ें लिखूँगा यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर हेडिंग्स नहीं लिखी हैं। देखिए, देश आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और चुनौती ये थी कि फूड स्कार्सिटी थी, फूड ग्रेन्स की कमी थी कंट्री में। भारत में जगह जगह पर अकाल का माहौल भी था। 1943 आप सब जानते हैं, बंगाल में फेमिन आया बहुत ज़बरदस्त, और 30 लाख के अराउंड लोग मरे भी थे। तो इस तरह से एक दौर भारत ने देखा आज़ादी को, जब भारत अप्रोच हो रहा था, कि डिफरेंट एरियाज़ इंडिया के फेमिन से सफ़र कर रहे थे। एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो फूड स्कार्सिटी थी, अनाज के भंडार कम थे, पॉवर्टी था, हंगर थी, और बेरोज़गारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। ऊपर से रिफ्यूजी क्राइसिस इतना ज़बरदस्त था, कम्युनल राइट्स हो रहे थे पूरी कंट्री में, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं था। कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही थी, इकॉनमी स्टेगनेंट थी। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी खेती बाड़ी। भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो कि बहुत ज़बरदस्त था, इंडिया एक रूरल कंट्री के तौर पर एग्जिस्ट करती थी, और इंडियन सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर पे निर्भर करता था वो ग्रामीण समाज। तो इस वजह से भी इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए एग्रीकल्चर को ग्रोथ के पाथ पे लेके आना ज़रूरी था। एग्रीकल्चर के जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसलिए भी ज़रूरी थी कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे डिमांड जनरेट होगी, और उसी की वजह से इंडस्ट्री भी इंडिया में सस्टेन हो पाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ से एक अच्छा खासा होम मार्केट इस्टेब्लिश होगा इंडिया में। और उसी की वजह से जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी, यानी कि कंज्यूमर गुड्स, उनको खपत होने के लिए बाज़ार मिलेगा, लोग उन चीज़ों की मांग करेंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये लोग तब करेंगे जब लोगों की जेब में पैसा होगा। तो खेतीबाड़ी का विकास ज़रूरी था। जब भारत आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था, उस समय में एग्रीकल्चर स्टेगनेंट था पूरी तरह से। टेक्नोलॉजी के मामले में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में पिछले लंबे समय से नहीं हुआ था। भारत का किसान सफ़र कर रहा था, मोस्टली लैंडलेस लेबरर सफ़र कर रहे थे, जो टेनेंट थे वो सफ़र कर रहे थे। ये दो सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफ़र हो रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमीडियरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जैसे कि ज़मींदार, जागीरदार, ताल्लुकदार, ये एक वर्ग था जो काफ़ी हद तक फ्लरिश हो रहा था एट द कॉस्ट ऑफ द पीजेंट एंड द लैंडलेस लेबरर, द एग्रीकल्चर लेबरर। उनके जो मेहनत है, उनका जो श्रम है, उसको पूरी तरह से लूटा जा रहा था, और उसमें ये रोल एक इम्पॉर्टेंट निभाया इंटरमीडियरीज़ ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स का, जिसमें उनका इंडियन इंटरमीडियरीज़ ने भी रोल निभाया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रूरल इंडेटेडनेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कर्जे में डूबा हुआ था भारतीय किसान। बेरोज़गारी के साथ साथ बेकारी भी थी, और बंधुआ मजदूरी भी थी, तो उसे बॉन्डेड लेबर के तौर पर भी काम करना पड़ रहा था।
बेगारी भी थी, जिसे अलग अलग नामों से जाना गया है, कहीं विट्ठी कहा गया है, कहीं विष्टि कहा गया है, तो ये भी एक ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा था। इन सभी चीज़ों के साथ भारत आज़ादी के मुहाने पे खड़ा था, तो इनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इन्हें सॉर्ट आउट कैसे किया गया। सॉर्ट आउट किया गया, ये माना गया कि लैंड रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं, इंटरमीडियरीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है। पहला एस्पेक्ट, लैंड सीलिंग्स करनी ज़रूरी है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए। और थर्ड एस्पेक्ट, बेटर टेनोरियल सिस्टम्स लेकर के आने पड़ेंगे। जो टेनेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट के एंड पर बेटर टेन्योर्स इंश्योर कराए जाएँ, टेनेंसी के लॉज लेकर के आए जाएँ। तो इन 3 फ्रंट्स पर काम करना ज़रूरी था। ज़मींदारी का एबोलिशन करना ज़रूरी था, ये इम्पोर्टेंट चीज़। सेकंड, बेटर टेनोरियल सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज द सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग। क्यों हमें सीलिंग करनी थी लैंड होल्डिंग पे, क्यों बेटर टेनोरियल सिस्टम चाहिए था, और एबोलिशन क्यों करना था ज़मींदारी का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अब हम थोड़ा इतिहास की ओर जाएंगे। जो इंडियन एग्रीकल्चर की ये कंडीशन आज भारत के सामने खड़ी थी आज़ादी के समय में, इसकी बहुत हद तक ज़िम्मेदाराना जो इतिहास था वो था ब्रिटिश पीरियड। तो हमें ये समझना होगा कि क्या सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था इंडिया में, तभी हम उसको बेटर करेंगे। जो भी डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट कर रही थी, जो भी नेगेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको अगर कोई रेमेडी प्रोवाइड करनी है, उनको अगर कोई करेक्शन देनी है, तो हमें पहले उन डिस्क्रिपेंसीज़ को डायग्नोस करना होगा, उस सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, तभी हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सभी जानते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया आए ऑलमोस्ट 1605। भारत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली मछलीपट्टनम। उनका उद्देश्य क्या था, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे और वो इंडियन गुड्स को ट्रेड करना चाहते थे इंटरनेशनल मार्केट में, और उस ट्रेड से जो बेनिफिट होना था वो उस बेनिफिट से अपनी जो जेबें हैं उन्हें भरना चाहते थे। ये उनका उद्देश्य था, कमाई करना चाहते थे। ये एक आस्पेक्ट। समय बीतता चला गया। 1757 का बैटल हुआ प्लासी का। बंगाल के नवाब उस बैटल में ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। ऐसे में ट्रेचरी की गई, धोखेबाजी दी गई। बंगाल के नवाब के साथ ही जा कर के मिल चुके थे अंग्रेज़ों के साथ, और इसकी वजह से बंगाल का नवाब हारा। हारने के और भी कई कारण थे, लेकिन एक मेन रीज़न ये भी था कि धोखेबाजी की गई। इसके बाद से होने ये लगा कि बंगाल में जितने भी फर्दर नवाब आने लगे वो ब्रिटिशर्स के ही आशीर्वाद से बैठने लगे, तो वो ब्रिटिशर्स के पपेट हो गए, उनके प्रोटीज हो गए। और इस तरह से 1757 की बैटल ऑफ प्लासी एक इम्पॉर्टेंट बैटल काउंट होती है, जिसने ब्रिटिशर्स को एक पॉलिटिकल होल्ड इंडिया में दिलाया। समय आगे बढ़ा। 1863-64 का समय है, 1763-64 का समय है। बैटल ऑफ बक्सर होता है। इस बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ अवध के नवाब, एक तरफ बंगाल का नवाब, और एक तरफ भारत का मुग़ल बादशाह, दिल्ली का मुग़ल बादशाह जिसकी गद्दी दिल्ली थी, ये 3 ताकतें अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। तीनों को हरा दिया गया बक्सर में, और इसके बाद प्लासी में जो विजय हुई थी उस विजय पर पक्की मोहर लगा दी बैटल ऑफ बक्सर ने, बक्सर की विजय ने। और अब ब्रिटिशर्स पुख्ता तौर पर भारत में पॉलिटिकल होल्ड कर जाएंगे, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिल गए, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स मिल गए, रेवेन्यू कलेक्शन के, रेवेन्यू लगाने के। अब इसके बाद फिर जब इनका एक पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, जब इनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे होल्ड आ गया, तो इन्होंने फिर नए रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स लागू करने शुरू किए, जिसके तहत कि लगान वसूला जा सके। तो किस तरह से लगान भारतीयों से वसूला जाए उसके प्रबंध इन्होंने करने शुरू किए। इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थे। हालांकि उसके पहले ही वारन हेस्टिंग्स एक सिस्टम लेकर के आए, फिर उसे कॉर्नवालिस ने और डेवलप किया। तो कॉर्नवालिस से जाना जाता है 1791-93 के अराउंड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया गया। इसी को ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। समय आगे बढ़ा तो फिर मद्रास और बॉम्बे, क्योंकि मराठास से फिर ये रीजन भी जीत लिए गए, तो मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्र में रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया। यूनाइटेड प्रोविंसेस और नॉर्थ वेस्ट के रीजन में, पंजाब और बाकी इलाके में महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया। तो 3 सिस्टम एग्जिस्ट करते थे ब्रिटिश पीरियड में।
ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। मेनली जब भारत आज़ाद हुआ उस समय में ज़मींदारी और रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था वेरिएबल वर्जन्स में, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है इसके हर जगह पे, पर जो बुनियादी चीज़ें थी वो कॉमन ही थी। तो इस तरह से ये अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए। सवाल ये खड़ा होता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये रेवेन्यू सिस्टम्स क्यों लाए गए, उसका आधार क्या था। देखिए, इंडियन रेवेन्यू भी अब ब्रिटिशर्स की इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया था। वो कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर भारत आई थी और इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करके उससे पैसा कमाती थी, उस कंपनी के सामने अब एक बहुत बड़ा ट्रेजर ओपन हुआ इंडियन रेवेन्यू का, और वो उस रेवेन्यू को इंडिया से कलेक्ट करके अपनी अदर रिक्वायरमेंट में फुलफ़िल करना चाहती थी। जैसे कि जो भी वस्तु वो चाइना से या अदर कंट्री से परचेज़ करती थी, क्योंकि चाइना क्लोज्ड इकॉनमी था, वो ब्रिटेन से बदले में कुछ नहीं लेता था, तो जो चाइना से वो परचेज़ कर रहे हैं उसके बदले में चाइना को पेमेंट देनी है, तो या तो इंडियन गुड्स जो चाइना लेता था अब तक, उन इंडियन गुड्स को चाइना भेजा जाएगा और उसके बदले में चाइना से जो भी लिया उसे इंग्लैंड भेज देंगे, और या फिर चाइना से जो भी परचेज़ किया उसको इंडियन रेवेन्यू से पे कर देंगे, तो इंडियन रेवेन्यू का इस्तेमाल करेंगे, और या फिर डायरेक्टली इंडियन रेवेन्यू इंग्लैंड भेजा जाएगा। उसी इंडियन रेवेन्यू से ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, सिविल सर्वेंट, आर्मी, उनको पे किया जाएगा। जो लंदन में इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए ऑफिसेज खोले गए, उनके भी खर्चे उठाए जाएंगे। इस तरह से इंडियन रेवेन्यू को इंडिया से ड्रेन किया गया, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने तरीका अपनाया उस समय में। अब मेन एस्पेक्ट यहाँ पर क्या निकल करके आता है कि इन्होंने ये रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किए किसके साथ, किनको चुना इसके लिए, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ज़मींदारी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जब हम सुनते हैं तो इसमें ज़मींदार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सबसे पहली बात कि ज़मींदार क्यों, कौन था ये ज़मींदार। देखिए, भारत में गांव बसाए जाते थे, जिन्होंने शुरुआती तौर पे कई तरह से गांव बसाने में सहायता की थी, जिन्होंने लीडिंग रोल लिया था, उनकी उस गांव में एक अच्छी छवि हुआ करती थी, सामाजिक तौर पर वो प्रतिष्ठित माने जाते थे, और उनके कई तरह के कस्टमरी अधिकार भी होते थे। ज़मींदार के परिवार के तौर पर वो जाने गए। इस तरह से एक ज़मींदार वर्ग इंडिया में शुरू से एग्जिस्ट करता रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गांव वालों ने मिल करके उन्हें कुछ अधिकार दिए होते थे, जैसे ज़मीन के ऊपर उनके अधिकार बाकी गांव वालों से अधिक हुआ करते थे। पंचायतों में उनकी से ज़्यादा हुआ करती थी बाकी सदस्यों से और बाकी गाँव के लोगों के कंपैरेटिवली। इस तरह से ये कस्टमरी राइट्स होल्ड करने वाले ज़मींदार विलेज इकोनॉमी, विलेज सोसाइटी, इन दोनों में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे, और इंडिया में जितने भी सक्सेसिव रूलर्स आए उनके तहत इन पर्सनैलिटीज़ को एक स्पेस दिया गया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो सुल्तान हो चाहे वो मुग़ल हो। मुग़लों के दौरान इन्हें एक स्पेस मिला, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स आए हैं उस समय में क्या हुआ, देखिए, एक लैंड है, ये सब हमने हिस्ट्री में, इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन आज के लेक्चर में भी ये पढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में ये बहुत डिटेल में है। देखिए, सपोज़ करिए लैंड है। अब लैंड को टिल करता है जो पर्सन, जिसे आप यहाँ पर फार्मर कह रहे हैं, तो लैंड को टिल करने वाला एक पर्सन है फार्मर, आप उसे पीजेंट भी कह सकते हैं। मेनली लैंड टिल करने वाला पर्सन टिलर, जो खेती कर रहा है उस खेत में। अब होता ये था कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे और जब ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, तो फिर किसका पॉलिटिकल कंट्रोल था उनके पहले, तो मुगल्स का पॉलिटिकल कंट्रोल था। और मुगल्स और ब्रिटिशर्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, ज़मींदार की पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। देखिए, मुग़ल के समय में क्या हुआ करता था कि ये जो पीजेंट है, या जिसे आप फार्मर कह रहे हैं, जो लैंड को टिल कर रहा है, ये उस लैंड का ऑनर हुआ करता था, ऑनर, मालिक हुआ करता था। यानी कि जो खेतों को जोत रहा है वही खेतों का मालिक भी है, ये पहली चीज़। तो फिर मुग़ल क्या करते थे, ये जो खेत को जोत रहा है, जो खेतों पे खेती कर रहा है, इस ओनर से ही डायरेक्टली मुग़ल्स रेवेन्यू वसूल किया करते थे। तो रेवेन्यू सीधा आया करता था ओनर से, और इसके लिए मुग़ल्स ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटल किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर की विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उसने विलेज लेवल पर जो लोकल मशीनरी थी उसे, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, उसे रिटेन किया। पटवारी थे, कानूनगो थे, इनको रिटेन करने का काम किया था अकबर ने, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना लिया उसने। वो जिस फॉर्म में पहले एग्जिस्ट कर रहे थे उस फॉर्म में वो काम तो करेंगे, लेकिन हम मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम करेंगे। उनकी सैलरीज होंगी, उनके हिस्से होंगे, उनकी कमाई होगी, उनका कमीशन होगा।
तो अब ये जो ऑनर है ये सीधा स्टेट को, ये सीधा किंग को रेवेन्यू पे करता है। उसके लिए किंग की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे में भी मुग़लों के द्वारा ये जो ज़मींदार है इन्हें ख़ास अधिकार दिए गए थे उस दौरान भी। जैसे इनका कुछ हिस्सा ज़मीन का ऐसा हुआ करता था जिससे मुग़ल रेवेन्यू वसूला नहीं करते थे, तो इनको एक बेनिफिट एज अ कस्टमरी राइट होल्डर ये मिला करता था कि जहाँ बाकी सभी को हर तरह की ज़मीन पर लगान देना है, ज़मींदार की कुछ ज़मीन पर लगान नहीं लिया जाता था। और सेकंड, जो भी उस गांव से रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस कलेक्शन में ज़मींदार कलेक्ट कराने में रोल प्ले करेगा, अपने लिए हेल्प करेगा मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशंस की, और ऐसे में इसे उस कलेक्टेड लगान में से भी कुछ शेयर एज अ कमीशन मिलेगा। तो कुछ शेयर एज अ कमीशन मिलेगा और इसकी कुछ ज़मीन से लगान भी नहीं लिया जाएगा, बाकी की ज़मीन पर इसे भी लगान पे करना है। तो ये ज़मींदार के पास जो अपना लैंड है उस लैंड का ये ऑनर है, उसमें से मान लीजिए 10 खेत हैं तो 2 खेतों पर लगान नहीं लिया जाएगा क्योंकि भाई पुराना आदमी है, कस्टमरी राइट रखता है, समाज पे इसका एक अच्छी छवि है, ग्रामीण क्षेत्र पे इसकी पकड़ है, लोग इसके साथ खड़े होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड एस्पेक्ट, जो उस पूरे गांव से और किसानों से लगान लिया जाएगा उसमें से भी कुछ परसेंट एज अ कमीशन इसको दिया जाएगा क्योंकि इसने रेवेन्यू कलेक्ट करने में हेल्प की थी। तो ये 2 बेनिफिट इसको मुग़लों के समय में मिले, लेकिन बाकी ये भी आम गाँव वालों की तरह लगान देता था अपनी बाकी की ज़मीन के ऊपर। तो ये अपनी ही ज़मीन का मालिक था, उस गाँव वालों की ज़मीन का मालिक नहीं था। गांव वाले अपनी ज़मीन के मालिक खुद थे और मुग़ल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से इन लोगों से लगान वसूल किया करते थे। उस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो हुआ करता था वो जागीरदार हुआ करता था। ये जागीरदार कौन हुआ करता था? देखिए, मुग़लों के द्वारा डिफरेंट पर्सोनल होल्ड किए गए एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुग़लों के द्वारा रेवेन्यू कम मिलिट्री सर्विसेज दोनों एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया कि भाई रेवेन्यू सर्विसेज भी सर्व हो जाएं, मिलिट्री सर्विसेज भी सर्व हो जाएं। अब इसके लिए मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो पर्सन सपोज़ कीजिए कि सूबेदार है, कोई एक सूबा उसके अधीन है, जैसे अकबर के समय में 15 सूबे हुआ करते थे, तो सूबेदार है। अब सूबेदार को मुग़ल एम्पायर अकबर को सैलरी देनी है ना, सूबेदार काम कर रहा है तो मुग़ल एम्पायर अकबर को उसे सैलरी पे करनी है। तो मुग़ल एम्पायर क्या करेगा, अकबर यहाँ पर क्या करेगा कि इस सूबेदार को सैलरी की फॉर्म में असाइनमेंट दे देगा, सैलरी नहीं देगा, असाइनमेंट दे देगा। और वो असाइनमेंट क्या है यहाँ पर? असाइनमेंट है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, यानी कि उस सूबेदार को ये कह दिया जाएगा कि भाई इतनी आपकी सैलरी बनती है, उस सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में उसके कंपैरेटिवली ये एक चंक ऑफ लैंड है जिससे रेवेन्यू भी लगभग उतना आता है जितना आपकी सैलरी बन रही है। तो ये चंक ऑफ लैंड से जो रेवेन्यू हमें आता है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को, अकबर को ये रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू आप यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे इस लैंड से। ये लैंड आपको मिल रहा है एज एन असाइनमेंट, आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए। वो रेवेन्यू मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का हक बनता है, वो मुग़ल एम्पायर का है, लेकिन क्योंकि आप मुग़ल एम्पायर को सर्विसेज दे रहे हैं एज ए सूबेदार और आपको सैलरी देनी है मुग़ल एम्पायर अकबर को, तो मुग़ल एम्पायर अकबर कह रहा है कि जो मेरा रेवेन्यू बनता है उस पर्टिकुलर चंक ऑफ लैंड से, वो लैंड मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए और उसे अपनी सैलरी के तौर पर अपने पास रख लीजिए। तो ये लैंड आपकी जागीर हुआ। तो ये लैंड जो हो गया ये आपकी जागीर हो गया। तो यही हो गया जागीरदारी सिस्टम। तो सूबेदार को सैलरी के तौर पर जो असाइनमेंट मिला लैंड का, वो जागीर लैंड हुआ और वो सिस्टम वो जागीरदारी कहलाया। तो ये सूबेदार जागीरदार भी हो सकता था, ये दोनों नाम इसके हो सकते थे। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये सिस्टम चलता था। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार ये सूबेदार अपनी जागीर का मालिकाना हक रखता था? नहीं, ये इसका ऑनर नहीं होता था, ये इसकी असाइनमेंट है। मोस्टली 3 साल के लिए मिला करती थी क्योंकि ट्रांसफरेबल होती थी, 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाया करता था, फिर किसी और को मिलेगी। तो जब ये ओनर ही नहीं है, मालिक ही नहीं है, तो क्या अपने पुत्रों को आगे दे सकता था? यही जागीर नहीं है, हेरिडिटरी भी नहीं थी, तो ये नॉन हेरिडिटरी थी और ये ऑनरशिप होल्ड नहीं करते थे, ये सिर्फ इनका असाइनमेंट था। तो ये एक सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता रहा मुग़लों के समय में। अब हमने ज़मींदार वर्ड भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और एक वर्ड एग्जिस्ट करता था जागीरदार, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मुग़ल का सिस्टम हमने बता दिया और हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि जो ऑनर हुआ करते थे वही हुआ करते थे जो टिलर हुआ करते थे, जो खेतों को जोतते थे वही उस ज़मीन के मालिक भी हुआ करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर फिर चेंज क्या आ गया मुगलों में कंपैरेटिवली ब्रिटिशर्स में, तो चेंज आ गया बहुत ज़बरदस्त, पूरा कैरेक्टर बदल के रख दिया। कैसे कैरेक्टर बदल के रख दिया, अब हम उसे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर आ चुके हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के आने से क्या चेंज हो गया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो लैंड है इसे टिल करने वाला ये पीजेंट फार्मर जो भी हम कहें, मुगलों के समय में इसके पास ऑनरशिप राइट था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले तो इसका जो ऑनरशिप राइट है इसे ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहला एस्पेक्ट मतलब यहाँ पर ये है कि जो लैंड है उसका जो टाइटल है, लैंड का टाइटल मतलब कि वो किसके नाम पर बोल रहा है, लैंड किसका मलिकाना हक है, उसे टाइटल कह सकते हैं। तो जो लैंड का टाइटल है वो चेंज कर दिया। जो पीजेंट है, जो फार्मर है, जो टिलर है मेनली लैंड का, उससे वो टाइटल ले लिया, उसका टाइटल का अधिकार ख़त्म कर दिया और वो टाइटल किसे इशू कर दिया, ज़मींदार को। यानी कि इस लैंड को ये पीजेंट टिल कर रहा था, ये पीजेंट जोत रहा था और ये मालिकाना हक भी रखता था मुगलों के समय में। लेकिन अब इस कैरेक्टर में चेंज आ गया, अब ये खेती तो कर रहा है तो ये पीजेंट तो है लेकिन ये ओनर नहीं है, ठीक है, ये पीजेंट तो है लेकिन ये ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। लेकिन उस खेत पे काम करने वाला ये किसान है पर मालिक नहीं है। मालिक कौन हो गया, अब मालिक होगा ज़मींदार। तो जो राइट दे दिया गया, टाइटल जो राइट दे दिया गया, ओनरशिप, वो दे दिया गया ज़मींदार को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये ज़मींदार इस लैंड का टिलर नहीं है, ये हल जोत नहीं रहा है, हल ये जोत रहा है। ये फ़र्क आ गया मुग़ल और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, इसलिए इसे ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम कहा गया और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी है। परमानेंट भी क्यों कहा गया, ज़मींदारी भी क्यों कहा गया, वो भी समझ आ जाएगा। तो ये किया गया। अब सवाल यहाँ पर बुनियादी खड़ा होता है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से सारा कांड हुआ है, जिसकी वजह से देश का खेतीबाड़ी वर्ग जूझता रहा, जिसकी वजह से नक्सलवाद फैला है, जिसकी वजह से आज़ादी के समय में खेती का हाल वो था और आज भी कि बड़े स्तर पर हमारी कंट्री में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एग्जिस्ट करता है और रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, लैंड हाईली फ्रेगमेंटेड है और एग्रीकल्चर का विकास नहीं हो पाया। सवाल ये खड़ा होता है कि ब्रिटिशर्स को इस ज़मींदार पे इतना मोह क्यों आ गया। तो मुग़लों का रोल तो ख़त्म हो गया है, इन्हें रब कर देते हैं और बाकी रहने देते हैं यार तुम्हारे दिमाग के लिए, देख लेना ना, समझ आ जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ब्रिटिशर्स का ज़मींदार से इतना मोह क्यों पड़ गया। क्या दोनों बिछड़े हुए यार थे, पुराने कभी लंदन में रहते थे बचपन में, या क्या था? नो, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स का ज़मींदार से मोह इसलिए पड़ा, उसके लिए कई कारण थे। उसके कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ब्रिटिशर्स इंडिया में जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी आए, एक कंपनी के तौर पर, और कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मुनाफा। मुनाफे को कंपनी किसी लेवल पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है, उसे अपने शेयर होल्डर को शेयर देना है, डिविडेंड देना है अच्छे पैमाने पर। तो प्रॉफिट एक बड़ा एस्पेक्ट है, ये पहली चीज़। और ये इतना बड़ा देश है, उस इतने बड़े देश में से इतने सारे खेत, उन खेतों में से अगर रेवेन्यू कलेक्शन करना पड़ेगा मुग़लों की तरह, तो फिर ये सभी खेतों से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। और फार्मर इंडिया में अनगिनत थे, क्योंकि भारत में डोमिनेंस जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का था। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का था, तो ये इननंबरेबल थे। ये एक एस्पेक्ट हुआ। तो लैंड होल्डिंग्स जो थी वो भारत में छोटी थी, यानी कि लैंड होल्डिंग्स जो थी वो स्मॉल थी, मतलब कि पर फार्मर कितने खेत आते वो कम थे। मतलब कि अगर लैंड होल्डिंग बड़ी है तो हम कहेंगे कि पर फार्मर 10 एकड़ आते हैं, पर फार्मर एंड फैमिली 10 एकड़, और लैंड होल्डिंग अगर छोटी है तो पर फार्मर एंड फैमिली मान लो 2.5 से 3 एकड़। इसको लैंड होल्डिंग कंसेप्ट कहा जाता है। लैंड होल्डिंग छोटी होने के बावजूद एक और चीज़ थी कि वो फ्रेगमेंटेड भी थी। अब पर फार्मर अगर 3 एकड़ आते हैं तो वो भी कटे हुए थे, 1 एकड़ यहाँ है, 1 एकड़ वहाँ है, 1 एकड़ वहाँ है, तो फ्रेगमेंटेड भी थी। तो लैंड होल्डिंग स्मॉल भी थी एंड फ्रेगमेंटेड भी थी। ये एक कंसेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता था। ऐसे में अगर मुग़लों की पद्धति अपना लेते ब्रिटिशर्स, तो उन्हें इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ जा कर के करार करने पड़ते रेवेन्यू के। इसके लिए उन्हें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन रखनी पड़ती इंडिया में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन रखनी पड़ती। ये पहला चैलेंज। और इस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता, कॉस्ट, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर
एक कॉलोनियल पावर के तौर पर वो कभी भी नहीं करेंगे। मुगलों में और ब्रिटिशर्स में बुनियादी अंतर था। मुगल जब भारत आए तो भारत में बस गए, वो भारत के हो गए, वो भारतीय हो गए, भारतीय सभ्यता में उनकी बहुत बड़ी देन हो गई, एक कल्चर जन्मा, एक हिंदुस्तानी वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ, मुगल भी उसमें रच बस गए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उनको तो यहीं रहना था, और जिसको यहीं रहना है, जिसने इसको अपना मुल्क ही बना लिया है, तो वो तो उस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के विषय में ही सोचेगा। अब जब उसकी प्रॉस्पेरिटी के विषय में सोचेगा तो फिर उसको जिस भी वे में बेटर गवर्न करने के लिए उसे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन रखनी पड़े तो वो रखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसे कौन सा यहाँ से धन लूट करके पर्शिया ले जाना है, या यहाँ से धन लूट करके सेंट्रल एशिया समरकंद ले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें यहाँ का धन यहीं पर लगाना था। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे मॉन्यूमेंट्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, रोड बनेंगे, कनाल्स बनेंगे, रिजर्वायर्स बनेंगे, टैंक्स बनेंगे, स्कूल्स, इस तरह का सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा होता दिखेगा। तो कुल मिलाकर के वो भारत के हो गए, उन्हें भारत में ही ये पैसा खपाना था, लगाना था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें तो यहाँ से पैसा स्क्वीज़ करना था और वो ले करके जाना था। तो यहाँ पर तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी तो उन्हें चाहिए नहीं थी, भारत का विकास तो वो नहीं देखते थे। यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशंस इंडिया की बेटरमेंट के लिए भी नहीं खड़ा करना चाहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की बेटरमेंट के लिए नहीं लाना चाहते थे। तो ऐसे में इंडिया से रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं रखते, क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता उस रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा उस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में चला जाता। तो ऐसे में एक कॉलोनियल पावर होने के नाते उनका जो हिस्सा भारत में बनता था निचोड़ करके, एक ईस्ट इंडिया कंपनी होने के नाते जो उनके प्रॉफिट्स बनते थे वो कम हो जाते, ये दिख रहा था ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन रखनी पड़ती, वो नहीं रखना चाहते। सेकेंड एस्पेक्ट, आपको लोकल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को सीखना पड़ता, कस्टम कल्चर मैनर इंडिया के देखने पड़ते, पंचायतों के साथ बातचीत करनी पड़ती, सेटलमेंट करनी पड़ती। बहुत बड़े पैमाने पर भारत का जो निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर एक रेवेन्यू कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसे एज इट इज़ ही एडजस्ट करना पड़ता, उसे अडॉप्ट करना पड़ता। तो वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, उसे भी ब्रिटिशर्स नहीं करना चाहते थे। तो लैंग्वेज इशू था, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स, नॉलेज, तो नॉलेज की बात करें, टेक्निक की बात करें, लोकल कस्टम कल्चर मैनर की बात करें, द कॉम्प्रिहेंसिव लोकल रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी, कस्टमरी मशीनरी, उसकी बात करें तो ये इसके लिए समय भी नहीं था। लैंग्वेज, कस्टम कल्चर मैनर सीखा जाए, वो सारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक सीखी जाएँ इंडिजीनियस जो हैं कंट्री की, इसके लिए समय नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पैसा नहीं है, दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो इस वजह से भी वो ये नहीं करना चाहते थे कि इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ जा कर के ये काम किया जाए और बहुत ज़्यादा समय इसमें डिवोट किया जाए, रिसोर्सेज डिवोट किए जाएं और इतना कॉम्प्रिहेंसिव जाल बिछाया जाए, वो ये नहीं चाहते थे। ऐसे में उनको क्या दिखता था, वो ये कहते थे कि भाई ये जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, ये जो इतने सारे खेत हैं, इनके साथ हम जा कर के हर किसी के साथ इंडिविजुअल अग्रीमेंट करें। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि इस रीजन में इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस जिनकी समाज में भी एक अच्छी पकड़ थी, और जो ब्रिटिशर्स, जो मुगलों के समय में या उससे पहले से भी कुछ कस्टमरी राइट्स रखते आए थे, उनके पास कुछ अधिकार थे पहले से ही, तो क्यों ना उनको इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए अब इन्होंने ज़मींदार वर्ग को चुना, आइडेंटिफाई किया। और ज़मींदार वर्ग को चुनने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल फार्मर के साथ तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब आप इन सब के साथ अलग से अग्रीमेंट करेंगे, उतनी ही एडमिनिस्ट्रेशन, उतना ही खर्चा। लेकिन एक ज़मींदार यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये पूरे के पूरे फार्मर और उनका पूरा का पूरा लैंड एक सिंगल ब्लॉक की तरह आप उस ज़मींदार को एलोकेट कर सकते हैं। और अब आपको यानी कि ब्रिटिशर्स को जो डील करनी है उस सिंगल ज़मींदार के साथ करनी है फॉर द होल ब्लॉक। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी तरह से जनता से सीधी डील करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया की, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता था कि जनता विदेशी ताकत के प्रति आक्रोश भी ला सकती थी। गोरे विदेशी एलियंस थे वो भारत के लिए,
उनके प्रति एक आक्रोश आ सकता था लोगों के बीच में, जब वो विदेशी लगान इकट्ठा करने जाते, लोगों से जबरन लगान वसूलते, उन्हें मारते पीटते या उन पर हार्श कंडीशंस लगाते, तो लोगों का एक उपद्रव उठ खड़ा होता इनके खिलाफ, लोगों का आक्रोश फूट जाता। तो इन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए हमारे खिलाफ, आम जनता हमें कहीं नकार ना दे, उखाड़ करके फेंक ना दे। तो इसके लिए इन्होंने सदा ही ये कंसेप्ट अपनाया लंबे समय तक कि सीधा डायरेक्ट रूल इंडिया में नहीं करते थे, डायरकी लगा के रखते थे। मतलब गद्दी पर उसी नवाब को या उसी बादशाह को बिठाए रखते थे, ताकि लोगों में ये भ्रम बना रहे कि भाई उन्हीं का लोकल रूलर, उन्हीं का भारतीय शासक ही गद्दी पर है, और बिहाइंड द स्टेज उसके मुखौटे के पीछे अपने सारे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते थे ब्रिटिशर्स। इसका एक कारण कि लोगों में रोष ना पैदा हो जाए, दूसरा जिम्मेदारियां नहीं उठानी है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर रहना नहीं था अंग्रेज़ों को, और लोगों से सीधा जुड़ोगे तो उनके प्रति आपकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि लोग फिर आपसे अपनी समस्याओं का हल मांगते हैं, क्योंकि वो आपको लगान भी दे रहे हैं। तो बेटर ये है कि लगान आप खाइए, मलाइयाँ आप खाइए, यानी कि ब्रिटिशर्स। और किसके नाम पर खाया जा रहा है? जो भी कोई नवाब है बंगाल का या अवध का या दिल्ली का मुगल बादशाह, तो लोग नवाब के नाम पर या बादशाह के नाम पर लगान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ असल में आपकी पॉकेट में रहा है, यानी कि ब्रिटिशर्स। और जवाबदेही फिर जो होगी वो लोग सत्ता से मांगेंगे, और सत्ता उनके मुताबिक बादशाह या नवाब है, तो नवाब और बादशाह जवाबदेही दे फिर, जबकि नवाब और बादशाह की जेब में तो कुछ है ही नहीं, वो जवाबदेही दे ही नहीं पाएगा, वो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा प्रॉब्लम। ऐसे में वो पॉपुलैरिटी लूज़ कर जाएगा, और जब वो एक पॉइंट पे पॉपुलर ही नहीं रहेगा तो फिर आप उसको ख़त्म करके रिप्लेस कर देंगे जनता के बीच में, और खुद स्थापित हो जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तब तक आप एक अच्छी खासी पुलिस सिस्टम, आर्मी सिस्टम डेवलप कर चुके होंगे कंट्री में, ताकि लोगों पर आप अच्छा खासा कंट्रोल भी लागू कर सके, चाहे जितना सप्रेशन या रिप्रेशन करने की ज़रूरत पड़े आप कर सकें। और तब तक आप अपना हिमायती, अपने समर्थन में एक वर्ग भारत में खड़ा कर लेंगे जो लोगों को आपके प्रति झुकाए, समझाए, और जब भी लोगों में गुस्सा या आक्रोश फूटे तो वो बीच में आकर के खड़ा हो जाए। तो इसलिए एक वर्ग चुनना जरूरी था, और वो था ज़मींदार। इसलिए भी ज़मींदार को चुना गया। ज़मींदार सेक्शन को एक बुलवर्क की तरह चुना जा रहा था। ज़मींदार जिसको मुग़लों के समय में और उसके पहले सल्तनत रूलर के समय में ऐसा ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारों को ये प्रोजेक्ट किया कि देखिए, लंबे समय के मुस्लिम रूल के दौरान आपकी जो सत्ता थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो ख़त्म हुई, आपसे उन्होंने अधिकार छीन लिए, लेकिन हम आपकी वही सामाजिक प्रतिष्ठा, वही आर्थिक रुतबा आपको वापस देने जा रहे हैं। हम आपको ऑनरशिप का राइट देने जा रहे हैं, हम आपको टाइटल देने जा रहे हैं। अब ऐसे में आप इमेजिन कर लीजिए कि उस ज़मींदार वर्ग की कितनी ज़बरदस्त लॉयल्टी फूटी होगी अंग्रेज़ों के प्रति। तो वो अब आज से एक लॉयल ग्रुप की तरह अंग्रेज़ों के प्रति काम करेंगे। उनका ग्रामीण क्षेत्र पर होल्ड अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान और जो छोटे जोतेदार हैं वो ज़मींदार की तरफ देखते हैं, वो ज़मींदार से जुड़े हुए हैं। ज़मींदार का शाहूकार के साथ भी अच्छा रिश्ता है। किसानों को अक्सर मनी लेंडिंग के तहत मनी की ज़रूरत पड़ती रहती है, और शाहूकार उनको ये पैसा देते हैं। ज़मींदार के ट्रेडर और मर्चेंट्स के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। तो ज़मींदार के अच्छे रिश्ते हैं व्यापारियों के साथ, शाहूकारों के साथ, और ग्रामीण क्षेत्र में किसान को अक्सर इनकी आवश्यकता पड़ती ही रहती थी। तो ज़मींदार का एक समाज में रुतबा तो था ही। ऐसे में उस ज़मींदार को जब अंग्रेज़ों ने अपने प्रति अधिकार दे, अपने द्वारा अधिकार दिए, तो ज़मींदार तो गदगद हो गया, नतमस्तक हो गया अंग्रेज़ों के प्रति। अंग्रेज़ों का एक तरह से वो प्रोटीज हो गया, और अंग्रेज़ उनके पैट्रन हो गए। तो ये पैट्रनशिप सिस्टम, पैट्रोनेज कल्चर डेवलप किया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उन्हें बुलवार्क चाहिए था। उन्हें एक ऐसी दीवार चाहिए थी, एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जब भी देश में एक विद्रोह की सुनामी उमड़े, तब ये लोग आकर के हमारा संरक्षण कर दें, हमें बचा दें, और हाँ, जनता के बीच हमारी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाएं, क्योंकि इनका सामाजिक रुतबा भी, इनका कद भी अच्छा है। और प्रशासनिक तौर पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन हायर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़मींदार है जो सीधे जनता से डील करेगा, और जनता से ये अपने लेवल पर अपना रेंट वसूलेगा। हमें सिर्फ ज़मींदार से रेवेन्यू चाहिए, और वो हम ले लेंगे, और हमें सीधे जनता से मुखातिब भी नहीं होना पड़ेगा, हमें उनके बीच जाना भी नहीं पड़ेगा। तो विद्रोह के स्वर उठें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी नेगेटिव इमेज बनेगी वो तो ज़मींदार की बनेगी। अगर ज़मींदार जनता से ज़्यादा लगान लेगा तो ज़मींदार की नेगेटिव इमेज बनेगी। तो ये एस्पेक्ट था। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी था, क्योंकि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसके पीछे नोबल रीज़न तो देने ज़रूरी है ना। आप वैधानिक तरीके से कुछ करने जा रहे हैं, लीगल वे में कुछ करने जा रहे हैं, तो नेचुरली अगर कोई थ्योरी दी है किसी ने, या कोई फिनोमेना दिया है, कोई कंसेप्ट, कोई मॉडल दिया है, तो वो इसलिए तो ये तो नहीं कहेगा कि मैं इससे आज
ऐसा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, एक ऐसा फिनोमेना या ऐसी थ्योरी देने जा रहा हूँ जिसके बाद अब दुनिया बर्बाद होने वाली है, नेचुरली फिर वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो जब भी कुछ दिया जाता है उसके पीछे एक नोबल रीज़न जेन्युइनली भी होता है, या कई बार नोबल रीज़न दिखाया जाता है, आपके विजन को डेवलप किया जाता है कि देखो इसके पीछे ये पॉजिटिव है। तो नोबल विजन ये था कि ये माना जा रहा था कि लंबे समय से इंडियन एग्रीकल्चर उस लेवल पे ग्रो नहीं करना चाहिए, उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा है जिस लेवल पे करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू का सोर्स इंडियन एग्रीकल्चर था। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरी बात, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा तो रूरल इनकम फॉल कर जाएगी, और रूरल इनकम फॉल कर जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर गिर जाएगी। और ये वो समय था 1800 के अराउंड का जब ब्रिटेन में 40 साल बीत चुके थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुए। ऐसे में उनकी इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में बिक सके, लोग कंज्यूम कर सकें, उसके लिए इंडिया में मांग होनी भी ज़रूरी थी। और मांग होगी तब जब ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा, और विकास का आधार एग्रीकल्चर माना गया था। तो इसलिए भी ये माना गया कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सेटलमेंट को ग्रो कराना है, अगर उस सिस्टम को अगर फीड करना है तो उसके लिए एक अच्छी मार्केट चाहिए, और मार्केट के तौर पर इंडिया से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये तब हो सकता है जब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पैदा होगी, और वो तब होगा जब खेतीबाड़ी का विकास होगा। और खेतीबाड़ी सफ़र कर रहा है क्योंकि लैंड डेवलपमेंट नहीं हुई लंबे समय से, क्योंकि किसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया गया है लंबे समय से, इरीगेशन का एक्सपेंशन नहीं हुआ है इंडिया में, फार्म प्रैक्टिसेस बेटर नहीं है। ये सब हो सकती हैं अगर हम उन नेगेटिव्स को ख़त्म करते हैं जो अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब अंग्रेज़ों ने ये तर्क दिया कि नेगेटिव ये है कि किसान जो उगाता है उसकी उगाई पर जो भी वो सरप्लस प्रोड्यूस करता है उसे अथॉरिटीज़ ले जाती हैं। किसान को एक अनसर्टेनिटी है, किसान को अनिश्चितता है, क्लैरिटी ही नहीं है कि अगली बार वो कितना उगाएगा तो कितना अथॉरिटी उससे ले जाएगी। ऐसे माहौल में किसान इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है खेतों में, वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा है, तो एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गया है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो रही, फर्टिलिटी लूज़ हो रही है। अगर किसान को ये अश्योरेंस हो जाए कि भाई हमेशा हमेशा के लिए जो शासन है, जो अथॉरिटी है, उसने लगान फिक्स कर दिया है, तो फिर वो बहुत बेटर प्रैक्टिसेस करके ग्रोथ करना चाहेगा एग्रीकल्चर की, क्योंकि उसे फिर ये दिखेगा कि क्योंकि प्रशासन ने अपनी मांग को एक लेवल पर फिक्स कर दिया है तो उसके ऊपर अब मैं कुछ भी प्रोड्यूस करता हूँ तो वो मेरा ही रहने वाला है। ऐसे में वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की कोशिश करेगा, सरप्लस प्रोडक्शन की कोशिश करेगा, और उस सरप्लस प्रोडक्शन का शेयर जब अब उसके पास ही रहेगा, अथॉरिटीज़ अपने पास नहीं ले जाएंगी, तो उस कमाई से फिर वो खेतों में भी निवेश करेगा, क्योंकि उसे दिखेगा कि खेतों में निवेश करने से जो उसकी आमदनी बढ़ती है उस आमदनी का उसे सीधा सीधा लाभ मिलता है, वो उसी की पॉकेट में जाती है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट की ओर आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह के तर्क दे करके ये लाया गया, और सीधे सीधे बड़े बड़े लैंड कंसोलिडेट हो जाएंगे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का सारा टंटा ख़त्म हो जाएगा, एक बड़ी लैंड होल्डिंग हो जाएगी। तो इस बड़ी लैंड होल्डिंग की वजह से होगा ये कि यहाँ पर किसान जो निवेश करेगा खेतों में, किसान जो ग्रोथ करेगा, वो किसान अब यहाँ पर ज़मींदार को देखा गया। तो फिर ज़मींदार के पास जब इतना बड़ा चंक ऑफ लैंड होगा तो वो इरीगेशन का सिस्टम भी देखेगा, वो मैकेनाइजेशन की तरफ भी आएगा, वो बेटर फार्म प्रैक्टिसेस भी देखेगा जब लैंड का साइज़ उसके पास बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह के सारे कंसेप्ट दे करके इस ज़मींदार को इन्होंने उठाया, चुना, एक लेजिटिमेट टाइटल होल्डर। लेकिन अब समस्या कहाँ पर पैदा हो गई? समस्या यहाँ पर ये पैदा हो गई कि सपोज़ करो कि यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स हैं, तो एक स्टेक होल्डर है ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा है ये ज़मींदार। तो ब्रिटिशर्स ज़मींदार से क्या वसूला करते थे? रेवेन्यू, लगान, क्योंकि ज़मींदार ज़मीन का मालिक है खुद। तो ऐसे में अंग्रेज मालिक से रेंट नहीं ले सकते, क्योंकि मालिकाना हक, ऑनरशिप का राइट ब्रिटिशर्स के पास नहीं है, ज़मींदार के पास है। हालांकि लॉ ऑफ एमिनेंट डोमेन एग्जिस्ट तब भी करता था जब चाहे ब्रिटिशर्स उस लैंड को रिज्यूम अपने पास कर सकते थे, क्योंकि ओवरऑल मालिक तो वही है ना, तभी तो उन्होंने ज़मींदार को मालिक बना दिया। आपने किसानों से मालिकाना हक लेकर के ज़मींदार को दे दिया, ये इसी बेस पे ना कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अब सारा लैंड कंट्री का आपसे बिलोंग करता है, ब्रिटिशर से, तभी तो आप ज़मींदारों को मालिकाना हक दे रहे, तो वही कंसेप्ट था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब ज़मींदार ऑनर है, तो उससे फिर ब्रिटिशर्स रेंट नहीं ले सकते हैं। अगर ब्रिटिशर ज़मीन के मालिक होते, ज़मींदार को ज़मीन देते खेती करने के लिए, तो फिर वो रेंट वसूलते अपनी ज़मीन पे। लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रेवेन्यू वसूल रहे हैं ज़मींदार से, और ज़मींदार आगे फर्दर यहाँ पर पीजेंट